मैं आदाब सर, डीएल एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक बार फिर से मैथ क्लास लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, जिसमें हमारा पार्ट नंबर 2 से क्लास चल रही है। पार्ट नंबर 2 में जो चल रहा है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है हाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने ये देखा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे d2y/dx² प्लस 2d/dx ऑफ y प्लस 3y बराबर x, इस रूप में कोई भी चीजें लिखी हुई है तो हमें इसको हल करने का फॉर्मूला, जो कि हमने पिछले क्लास में पूरा डिटेल में बताया कि अगर सवाल ऐसे लिखे गए होते हैं तो उनका आंसर या फिर उसका हल कैसे निकालते हैं। तो कोई भी हाई ऑर्डर का इक्वेशन दिया गया है तो उसका हल हमेशा, अगर ऊपर y है तो y बराबर x होगा, तो x बराबर क्या होता है CF प्लस PI। CF प्लस PI पिछले क्लास की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से CF निकालता है, किस तरह से हम CF निकालते हैं, ये आपको पता ही है। और अब बात कर रहे हैं हम लगातार PI की, जिसमें हमने आपको बताया कि कितने टाइप के PI निकालने हैं। जैसे x मतलब राइट साइड में जो हमारे आ सकते हैं वो e⁴ax रूप का, साइन या कॉस आ सकता है, x² ऐसे इनमें से कोई भी etc कोई और एक्स्ट्रा भी आ सकता है। अगर इस साइड कोई चीज लिखा होता है तो उसका हल CF प्लस PI दोनों होते हैं। अगर कोई एक इनमें से लिखा है तो CF प्लस PI होगा ही होगा। लेकिन अगर यहाँ 0 लिखा है तो ओनली क्या होता है CF होता है, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में वीडियो में बताया हुआ है। और कोई भी सवाल हो हाई ऑर्डर का, उसका CF निकालने का एक ही तरीका है जो हमने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं PI की। कल की क्लास में हमने PI के बारे में, इसके बारे में बात किया था। आज फिर इन सब के बारे में बात करेंगे कि इनका अगर ये एलिमेंट रहेंगे तब PI कैसे निकालेंगे, ये रहेंगे तब PI कैसे निकालेंगे, क्योंकि CF निकालने का तरीका एक ही है। तो चाहे कोई भी सवाल होगा CF वैसे ही निकालेंगे, PI निकालने का सबका अलग अलग तरीका है। इसके बारे में कल देखा था, आज फिर इसी बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये हमारे पास सवाल देख रहे हैं आप, ये सवाल हमारा कैसा है देख रहे हैं। तो सवाल हमारा d2y/dx² प्लस d/dx ऑफ y माइनस 2y बराबर e⁻²x। अब एक बात मुझे समझना है कि हमने बताया कि अगर राइट साइड में कुछ भी लिखा गया तो हमेशा इसका हल क्या होता है, y बराबर क्या होगा CF प्लस PI हो जाएगी। ठीक है, y बराबर क्या होगा CF प्लस PI। अब इनको हल कैसे करते हैं ये देखिए। तो अब इनको हल कैसे करना होता है ये देखिए। जिस तरह से कैसे करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, किसी भी सवाल में अवकलन दिया गया तो उसको क्या करते हैं कैपिटल D में चेंज करते हैं, जो कि हम बार बार को हल क्लास में बता रहे हैं कि अगर d/dx ऑफ y इस रूप में लिखा गया है, d/dx ऑफ y ऐसे लिखा गया तो हमें इसे क्या लिखना है dy लिखना है। d2y/dx² लिखा है तो इसको हमें क्या लिखना है d² लिखना है। इस रूप में हमें लिखना होता है, ठीक है, और उसको लिखते हैं। तो अब इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे CF PI निकालते हैं। इस वाले सवाल में हम आपको बता दे रहे हैं CF PI कैसे निकाल रहे हैं। तो पहले सवालों को कैपिटल D में चेंज करिए क्या होगा d² प्लस dy माइनस 2y बराबर e⁻²x है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे इसमें से y कॉमन लेना है। चलिए y कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से d² मिलेगा प्लस d माइनस 2 मिलेगा, y बराबर e⁻² क्या होगा 2x होगा। ठीक है, अब इसका पहले सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे CF निकालना है। CF निकालने का क्या तरीका है, ऐसे लिखते हैं सहायक समीकरण से क्या करते हैं, सहायक समीकरण से, है ना। सहायक समीकरण से क्या करना होता है, इस कोष्टक में जहां जहां भी कैपिटल D लिखा होता है वहां वहां हम क्या लिखते हैं स्मॉल m लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा m² प्लस m माइनस 2 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। अब जब ऐसे निकल जाता है तो हम यहां से m का मान निकालते हैं। हम यहां देख रहे हैं m है, m कितने मान 2 मान आना चाहिए। या तो अगर स्क्वायर है तो गुणनखंड से लगेगा या तो सीधाचार के नियम से लगेगा। अब ये नियम क्या है तो बता दे रहे हैं कैसे होता है। गुणनखंड का नियम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आपको पिछले क्लास के वीडियो देखिएगा आप, हमने उसमें बताया हुआ है कि कोई भी सवाल गुणनखंड से किस तरह किया जाएगा, उसके मान को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब सीधाचार कैसे होता है, जैसे कोई इक्वेशन ax², यहां पर इसको हम स्मॉल लेटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई सवाल ऐसे लिखा है ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे कोई सवाल लिखा गया है। एक्स स्क्वायर जिसका स्क्वायर है उसको गुणांक में ए मानते हैं, सिंपल एक्स है उसका बी मानते हैं और सी मानते हैं। अगर ऐसे सवालों में कभी मुझे एक्स का मान निकालना हो गया तो वहां पर पहले गुणनखंड देखते हैं। अगर गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तो वहां पर हमेशा उसका मान निकालने के लिए सीधाचार्य का रूल फॉलो करते हैं। अब सीधाचार्य के नियम से क्या होता है देखते हैं। तो सीधाचार्य के नियम से कहता है अगर मुझे इसमें यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये फार्मूला से हम किसी भी गुणनखंड स्क्वायर टाइप समीकरण हो तो वहां से हम उसका मान निकाल सकते हैं, वहां से हम उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहां पे तुलना कराते हैं। ये भी स्क्वायर देखिए, अगर हम इसके नीचे लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का ही है, तो इसका मतलब स्क्वायर तो स्क्वायर है, यक्स तो यक्स है, इसका मतलब ए का मान कितना है 1 है, बी का मान भी 1 है, सी का मान कितना है, अगर हम लिखना चाहें तो ए का मान 1 है, बी का मान भी कितना है 1 है और सी का मान कितना है -2 है। तो गुणनखंड नियम क्या होता है, m बराबर क्या बोल रहा है -b, तो -1 होगा प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 ए का मान 1 और सी का मान -2 अपान क्या होगा अपान 2a का मान 1, जो कि फॉर्मूला आप देख रहे हैं सेम टू सेम फॉर्मूला में क्या कर दिया मान को बैठा दिया। अब इसको हल करते हैं तो -1 प्लस माइनस यहां 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -4 इंटू क्या -8 तो क्या होगा +8, तो 1 + 8 क्या होगा 9 बटे क्या हो गया 2, इसको अलग करेंगे ध्यान 3 निकलेगा, तो -1 प्लस माइनस 3 अपान क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसके बाद हल करते हैं तो एक बार क्या करते हैं प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। जब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो यम बराबर क्या होगा लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर तो -1 प्लस 3 बटे क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो 3 में से जाएगा 2 बटे 2 कितना हो गया 1 निकल गया। जब ये माइनस चिन्ह लेंगे तब तो m बराबर -1 कितना होगा -3 बटे 2, तो -1 -4 बटे 2 कितना होगा -2। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा यम का मान क्या निकला, यम का मान देख लेते हैं, ये तुम्हारा अलग नियम है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं यम का मान क्या निकला, तो यम का मान निकला 1 और -2। तो अगर यम का मान हम CF निकालने के लिए देखते हैं कि यम का मान कैसा आया है, हमारे पास 4 शर्त है। पहला कि यम का मान वास्तविक है अलग अलग है, दूसरा वास्तविक है कि समान है, तीसरा काल्पनिक है, चौथा करड़ी में है। तो ये किस रूप में है, तो ये वास्तविक है और क्या है अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में CF हमने क्या बताया, हमने CF बताया कि जितने वैल्यू होंगे सबके लिए अलग अलग कांस्टेंट मानेंगे। पहला मान है तो C1, दूसरा मान है C2, तीसरा मान है C3, और जब C1 C2 उनका कांस्टेंट हम ले लेंगे तो हमेशा e की पावर में उनके मान को लगा देंगे। जैसे ये 1 है तो इसका कांस्टेंट C1 e के पावर में 1x, तो 1x तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए 1x हो गया, प्लस इसके लिए कांस्टेंट क्या है 2 है तो C2 e की पावर क्या होगा -2x हो जाएगा, है ना। ये इसका CF हो गया, जो कि हमने लगातार पिछले क्लास में इसके बारे में जाना भी, पूरा डिटेल में समझा, सवाल भी लगाया गया। एक बार फिर से बता दिए। अब क्या बचा है, पीआई निकालना बचा है। तब देखते हैं पीआई कैसे निकालते हैं, ये समझिए बात को। ठीक है, ये समझते हैं कि पीआई कैसे हमें निकालना है। पीआई निकालने क्या फॉर्मूला होता है, समझिए बात को। पीआई निकालने का फॉर्मूला होता है x बटे FD। x बटे क्या होता है FD होता है। ठीक है, अब x क्या होता है ना बार बताया कि हमेशा जो इक्वेशन हमें दिया होता है राइट साइड में, जो बराबर में राइट साइड में लिखे होते हैं उसी को हम कैपिटल X कहते हैं। अब देखते हैं कैपिटल X हमारा क्या है, तो कैपिटल हमारा कितना है e की पावर -2x। ठीक है, कैपिटल X क्या है हमारा e की पावर -2x है। ठीक है, और FD किसे कहते हैं, जो y कॉमन लेने के बाद बचता है कोष्ठक में उसे क्या कहते हैं FD कहते हैं, जो कि लगातार हर क्लास में हर सवाल में समझा रहा है आपको, इसे FD कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि e की पावर -2x है। ठीक है, e की पावर -2x है, यहां निकाल रहे हैं पीआई निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो e के पावर -2x है, e के पावर -2x बटे कितना है FD कितना हमारे पास देखते हैं, FD हमारे पास है कितना d स्क्वायर FD हमारे पास कितना है d स्क्वायर प्लस d -2। देखिए FD क्या है d स्क्वायर
डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू। ठीक है, अब इसका पी आई कैसे निकाला ये देखिए, जब भी यक्स ई के पावर रूप का, ई के पावर रूप का अगर आपको पी आई निकालना है, ई के पावर रूप का अगर पी आई निकालना है तो ये ध्यान देंगे बटे में जहां जहां पे डी होगा, जहां जहां पे डी होगा वहां वहां पे यक्स का गुणांक भरेंगे, जहां जहां पे डी होगा वहां वहां यक्स का गुणांक भरेंगे, और एक्स का गुणांक कितना है -2, इसका मतलब जहां जहां डी है क्या भरेंगे -2 भरेंगे। और एक बार चेक कर लेंगे क्या जीरो नहीं हो रहा है, तो -2 अगर हम भरते हैं यहां पे, ठीक है हम भरते हैं तो -2 भरेंगे तो -2 का स्क्वायर, यहां -2 होगा और ये -2 हो जाएगा, तो -2 स्क्वायर 4, और ये -2 कितना हो गया -4, क्या हो गए 0 हो गए। इसका मतलब कि हमें पीआई कभी भी 0 होता नहीं है, लेकिन यहां पर हो रहा है, तो जब 0 होगा तब कैसे करेंगे ये सुनिए। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने सवाल लगवाया था उसमें 0 नहीं हुआ था, और फिर 0 होता है तभी बताया, लेकिन एक सवाल फिर आ गया, इसमें रखने पर यक्स का गुणांक सुनिएगा, चाहे साइन कॉस हो, उनका पीआई निकालने का तरीका अलग है, यक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है उसका निकालने का तरीका अलग है, और ई के पावर एक्स रूप का है तो इसका भी पीआई निकालने का तरीका अलग है। क्या है, तो जहां जहां डी होगा नीचे वहां पर एक्स का गुणांक, मतलब ये वाला एक्स का गुणांक मान भर देंगे। ठीक है, अगर मान आ गया तो जो आया हमारा पीआई कहलाएगा, लेकिन अगर 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो आप क्या करेंगे, इसमें यक्स से गुणा करेंगे, ऊपर क्या करें एक्स से गुणा कर देंगे और उसको जैसे तैसे लिख देंगे, बस नीचे वाले का कैपिटल डी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, कैपिटल डी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है नीचे वाले का। कैपिटल डी का अवकलन करने का दिक्कत अगर हो रहा है तो आप उसे एक्स मानिए, तो अब इसको यक्स मान के इसका अवकलन करिए, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो घात घटता है, घात में से घट जाएगा तो क्या मिलेगा 2d प्लस इसको भी x मानिए, तो x का x से अवकलन करेंगे क्या मिलेगा 1 माइनस से कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है 0 हो गया। अब यहां पर फिर d दिख गया, और जब तक d दिखता रहेगा आप क्या करेंगे, उसका गुणांक का मान भरते जाएंगे, मान भरते जाएंगे। ठीक है, फिर d दिख गया तो फिर वही काम करेंगे, क्या x का गुणांक कितना है -2, फिर कहां जहां d है वहां फिर भरेंगे, और देखेंगे क्या 0 नहीं हो रहा है, तो -2 भरेंगे तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 1 3, 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे तब हल कर देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर 0 होता फिर वही काम करते, क्या x से गुणा करते फिर, और फिर d से अवकलन करते। ठीक है, जब तक नीचे d हटेगा नहीं तब तक आपका वह पीआई माना नहीं जाएगा। तो हमने एक बार अवकलन कर दिया, क्यों, क्योंकि 0 हो रहा था, अवकलन कर दिया, अब फिर यहाँ d दिख गया तो फिर वही काम, x गुणा कितना है -2, फिर भर देंगे, यहाँ पर भरते हैं तो x e की पावर -2x 2d का मान कितना है -2 प्लस 1, तो क्या मिला x e के पावर -2x बटे -4 प्लस 1 क्या होगा -3, ये हमारा पीआई निकल गया। तो हमारा हल क्या होता है, पूरा किसी भी इक्वेशन का हल क्या होता है, तो होता है y बराबर CF प्लस क्या होते हैं पीआई होता है। तो y बराबर CF का मान क्या है, CF का मान हमारा ये निकला ना, ये CF का मान हमारा ये है। ठीक है, तो हमारा क्या है C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर क्या -2x है, अब प्लस ये पीआई, तो पीआई का मान क्या है -1/3 x e के पावर क्या है -2x। यह इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस रूप में किसी भी सवाल का CF और पीआई निकालकर इस तरह हम उसका हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आ रहा होगा चीजें, कि चीजें कितनी आसानी चीज से बताया जा रहा है। जो चीजें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं तो CF देखिए बार बार निकाला जा रहा है, आपको बार बार हर सवालों में समझाएंगे, हर अच्छे तरीके से जो भी डाउट है आप पूरा उसे क्लियर करिए। ठीक है, समझ में आया? तो लगातार सवालें चल रही हैं, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में, तो बस थोड़ा इंटरेस्ट से इसको लगातार सवाल लगाते जाइए। जो भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, सब डाउट क्लियर होंगे और आप अच्छे से एग्जाम में सवाल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। अब e की पावर वाला सवाल तो हो गया। e की पावर में अगर x का मान हमारा हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि राइट साइड में जो x है वहां कौन कौन आ सकता है, e की पावर ax रूप का आ सकता है, साइन कॉस आ सकते हैं, है ना, x स्क्वायर आ सकते हैं, इनमें से कोई आ सकता है। तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास की वीडियो में समझा, और आज अभी से पिछला जो सवाल था वो इसी के बारे में था, तो हमने समझ लिया। अब बात करने वाले हैं कौन से, साइन कॉस।
अगर ट्रिग्नोमेट्री टाइप का अगर रहेंगे तब उनका पीआई या फिर सीएफ कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जितने भी सवाल आपको मिलेंगे इसमें, जितने भी सवाल हैं सब अलग अलग नियम से अलग लगेंगे, लेकिन हाँ एक बात अच्छा है इसमें कि अगर आप एक बार ध्यान समझ गए तो लगाने में बहुत ही मजा आएगा। अब सवाल जैसे ये हमारे पास है, मुझे इसको लगाना है, तो सबसे पहले हमारा नियम क्या है? हमारा नियम यही है कि सबसे पहले सवालों को कैपिटल डी में चेंज करेंगे। एक बात और, यहां पर कुछ लिखा है, इसका मतलब इसका हल सीएफ और पीआई दोनों होंगे। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल डी में चेंज करिए, क्या होगा? डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy माइनस 4y बराबर क्या होगा? साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इतना करने के बाद क्या करना है? y हमें कॉमन लेना है। चलिए ठीक है, y कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा? डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y बराबर साइन क्या मिलेगा? साइन 2x प्लस 1 मिल जाएगा। और मुझे बार बता रहे हैं हर सवालों में कि जब y कॉमन लेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहते हैं? एफडी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि हर बार पीआई निकालने में मुझे एफडी की आवश्यकता पड़ती है। एफडी कहां से होगा? यही हमारा एफडी कहलाता है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम सीएफ निकालते हैं। आइए निकालते हैं, क्या लिखते हैं? सहायक समीकरण से। क्या लिखते हैं हम? सहायक समीकरण से। इस कोष्टक में जहां जहां कैपिटल डी होता है वहां क्या करते हैं? स्मॉल एम लिखते हैं। चलिए भरते हैं, तो स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू क्या? 0। हमेशा इसको 0 करना है, यहां 0 है तब भी 0, नहीं है तब भी 0 आपको करना है। ठीक है, अब यहां से m का मान निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। ऐसा कोई एलिमेंट जिसका गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने घटाने पर 3 आए, तो हम देखते हैं 4 एकम 4 और 4 में से घटा दे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यम स्क्वायर हम कह सकते हैं माइनस 4m कर दें, अब प्लस 1m, 4 और 1, 4 एकम 4 और 4 में से जगह 3, माइनस 4 बराबर क्या होगा? 0। इनमें से क्या मान लेंगे? यम का मान लेंगे, तो यम का मान लेंगे क्या मिलेगा? यम माइनस 4, इसमें प्लस 1 का मान लेंगे, क्या मिलेगा? यम माइनस 4 बराबर 0। क्योंकि एक बात हमें पता है, गुणनखंड में अगर एक कोष्टक में जो आ गया अगले कोष्टक में भी हमारा वही आता है और वही आना भी चाहिए। ठीक है, अब यहां से m-4 कॉमन लेंगे, m-4 अगर कॉमन लेते हैं, m-4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा? यम यहां से m मिल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा? प्लस 1 बराबर क्या मिल जाएगा? 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, जैसा कि आप जानते भी होंगे और मैंने लगातार हर क्लास में हर सवाल बता रहे हैं कि एक बार इसको 0 करेंगे, m का मान निकालेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे और कोई और होगा तो उसको भी 0 करेंगे। तो यहां से m-4 बराबर 0 करेंगे तो m का मान क्या आएगा? तो m का मान यहां से 4 आएगा, और m प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो m बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो जब m का मान आ गया उस कंडीशन में हमें क्या करना है बताइए? जब m का मान हमारा निकल गया तो मुझे पता ही है कि करना क्या है। जब m का मान निकल जाता है तो m का मान है कितना? एक बात और, उसको मैंने बताया हुआ कि सीरियल से लिखिए, तो पहले 1 लिखना है, पहले 4, तो -1 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए। इसका CF कैसे निकालेंगे? तो पहले इसमें मैंने बताया CF अगर m का मान निकाल गए तो m के मान पर डिपेंड करता है कि CF क्या होने वाले हैं। 4 शर्त हैं, वास्तविक है कि असमान है, वास्तविक है कि समान है, काल्पनिक है या रूट करड़ी का रूप का सवाल है। तो ये किस रूप में है? वास्तविक है और अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशनों में जितने कांस्टेंट रहते हैं सबके लिए हम अलग अलग कांस्टेंट मानते हैं। इसके लिए C1, इसके लिए C2 कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए C1, तो C1 e की पावर में क्या होगा? -x, एक बार चढ़ जाएगा, प्लस इसके लिए C2, तो C2 e की पावर में चढ़ जाएगा, ये क्या होगा? 4x हो जाएगा। ये इसका CF हो गया। और CF निकाला आप जानते भी हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसमें कौन है? PI, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं और हम हर तरीकों को समझने वाले हैं। PI बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। तो PI का फॉर्मूला एक ही होता है, x बटे FD। x बटे क्या होता है? FD, x बटे FD। ठीक है, एक बात और इसमें थोड़ा समझना है, मुझे थोड़ा समझाना, आपको साइड में समझा दे रहे हैं मित्र हम। जैसे कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि d/dx के क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अवकलन करना। इसका क्या मतलब होता है? अवकलन करना। और आप बार बार देख रहे हैं हम इसको कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल डी ग्रुप में, कैपिटल डी ग्रुप में लिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं पर भी कैपिटल डी लिखा है तो क्या समझेंगे? क्या क्या करना है? मुझे अवकलन करना है। कैपिटल डी कहीं पर लिखा है तो हम क्या समझेंगे? अवकलन करना है। वही इसका उल्टा 1/d हो जाए तो 1/d
अवकलन का उल्टा क्या कहलाता है? समाकलन। इसका मतलब कहीं पर भी हमें 1/d दिखेगा तो हम क्या समझेंगे कि मुझे समाकलन करना है, और d दिखाई देगा तो क्या समझेंगे कि मुझे अवकलन करना है। ठीक है, सही बात? ठीक है, चलिए। तो यक्स का मान कितना था हमारा, देखते हैं। तो यक्स का मान कितना है? साइन 2x प्लस 1 बटे एफडी। यहां एफडी देखिए, फिर एफडी आ गया। तो एफडी का मान कितना है हमारे पास? डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, ये हमारा एफडी है। ठीक है, अब हमने अभी तक इससे पहले मैंने पीआई किससे सीखा? ई के पावर एक्स वाला। ई के पावर एक्स रूप का अगर ऐसा रहता है तो पीआई कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने इसे पिछले क्लास में बताया और पिछले सवाल में बताया। अब कौन आ गया? साइन आ गया, कॉस। चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस दो ही आएंगे, और उनमें से कोई आता है, दोनों का नियम सेम है क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री में ही आते हैं। जब इस टाइप के साइन या कॉस रहेगा तो आपको, जैसे इसमें क्या था ई के पावर एक्स वाले में, जहां जहां डी है वहां वहां इसका गुणांक भरना होता था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। जहां जहां पे डी स्क्वायर रहेगा, डी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या, जहां जहां पे डी स्क्वायर रहेगा वहां वहां पे यक्स के गुणांक का वर्ग लेकिन माइनस में। जहां जहां पे डी स्क्वायर रहेगा वहां क्या भरना है? यक्स के गुणांक का वर्ग लेकिन माइनस में। इसका मतलब यह चीज है कि हमें जहां डी स्क्वायर क्या भरना है? यक्स के गुणांक का वर्ग कितना हो गया? 4, लेकिन माइनस में। इसका मतलब जहां डी स्क्वायर क्या भरना है? -4। तो साइन 2x प्लस 1 बटे क्या होगा? -4 माइनस 3d और -4। ठीक है, बात समझ आई है ना? फिर सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री में साइन हो चाहे कॉस हो, जहां पे डी स्क्वायर है वहां मान रखना है, डी की जगह नहीं। जहां डी स्क्वायर है वहां पे, तो जहां पे डी स्क्वायर रखना क्या है? यक्स के गुणांक का वर्ग, यक्स के गुणांक का वर्ग लेकिन माइनस में। तो यक्स गुणांक 2 का वर्ग कितना? 4, लेकिन माइनस में से हमने भर दिया। अब इसको हल करेंगे। जैसे कोई एक सवाल बस समझिएगा, एक सवाल समझिए, जैसे ये सवाल लगेगा वैसे सब टाइप के सवाल लगने वाले हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कैसे करना है। इसको हल करते हैं, क्या मिलेगा? साइन 2x प्लस 1 बटे -3d -4 कितना? -8 हो जाएगा। जिस तरह सवाल इसको लगा रहा है वैसे ही लगाएगा, सब सवाल ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी सवाल होगा, चाहे उसमें साइन हो चाहे कॉस हो, लगना एक ही तरह उनको है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कैसे लगाएंगे? हमेशा जब ऐसा सिंगल डी बचेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सिंगल डी कोई काम नहीं होता है, तो आप इसका क्या करिएगा? परमेयीकरण करिएगा, डिस्क्रिटाइजेशन करिएगा। परमेयीकरण क्या होता है? अगर इसको पहले अलग कर दीजिए, -3d माइनस इस अलग कर दीजिएगा। परमेयीकरण क्या होता है? जैसा नीचे है वैसा ऊपर रहेगा, बस बीच वाला चिन्ह पलटेगा। तो बीच वाला चिन्ह पलटेगा तो क्या होगा? -3d प्लस 8 बटे क्या होगा? -3d अब प्लस 8 होगा। और जो साइन वाला है उसको लास्ट में लिखेगा, साइन 2x प्लस 1 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको हल करिए, इसको हल करते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, सेम टू सेम वही रहेगा, तो -3d प्लस 8 ही रहेगा। लेकिन बटे में ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा कौन है? -3d ना, तो -a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या होगा? b का स्क्वायर। सही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बगल में क्या है? साइन 2x प्लस 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा क्या निकाल रहे हैं? पीआई निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टाइप का सवालों को पीआई निकाल रहे हैं। अब इसको हल करेंगे तो -3d प्लस 8 अपान इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और d का स्क्वायर d आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि 9d स्क्वायर -8 का स्क्वायर कितना? 64। सॉरी, यहां गलती हो गया, -8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। साइन क्या होगा? 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां फिर डी स्क्वायर आ गया। हमें क्या पता, जैसे उसमें मैंने देखा e की पावर x वाले में कि जब तक d खत्म नहीं होगा तब तक हम करते जाएंगे, वैसे यहां पर भी जब तक डी स्क्वायर नीचे खत्म नहीं रहेगा तब तक हम वही नियम फॉलो करते जाएंगे। तो डी स्क्वायर फिर आ गया, फिर क्या करेंगे? वही चीज, यक्स के गुणांक का वर्ग लेकिन माइनस में, यक्स के गुणांक का वर्ग लेकिन माइनस में, मतलब कितना? -4 रखना है। तो 9 गुणे -4 यहां लगा, अब -64, तो -36 और चौथा कितना? -100। ठीक है,
मतलब कह सकते हैं कि -3D प्लस 8 अपान क्या होगा -100 हो जाएगा। क्या बचा, क्या बचा हमारा, ये बचा हुआ है ना हमारा, ये साइन हमारा ये बचा हुआ है, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया नीचे वाला, ये हमारा ऊपर हो गया, और ये क्या बचा साइन, सॉरी गलती हो जा रहा है यहाँ पे, इसको हमें सही लिखना है, ठीक है। क्या बचा साइन 2x प्लस 1, ठीक है, सही है। अब इसके बाद कैसे करना है ये देखते हैं। अब इसको जैसे कोई भी एक सवाल हम कर रहे हैं, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, चाहे साइन का हो चाहे कास का हो। अब इसको आप बाहर कर दीजिए, इसको आप बाहर कर दीजिए और इसका आप गुणा करिए। हमेशा आप इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कभी इसको बाहर नहीं करेंगे, इसको हमेशा इनमें गुणा करेंगे और इसको बाहर कर दीजिए। तो -1/100 तो बाहर चलिए हो गया, चलिए बाहर हो गया। अब ये जो गुणा करिए तो क्या कहलाएगा, -3D साइन 2x प्लस 1 ये हुआ, और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस क्या होगा, +8 साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा। सही है तक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसका आगे PI इक्वल टू -1/100, इसके आगे क्या हुआ। अब देखिए D लिखा है, अभी हमने बताया इससे पहले D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है अवकलन करना, D का मतलब होता है अवकलन करना, और 1/D का मतलब क्या होता है, समाकलन करना। तो हम यहां पर इसका क्या करेंगे, इस वाले का अवकलन कर देंगे, इस वाले का अवकलन करेंगे तो D खत्म हो जाएगा, क्योंकि D का मतलब ही है अवकलन करना। तो साइन x है ना, इसको x मानेंगे, यहां लिख दे रहे हैं साइड में ऐसे, यहां दिखा दे रहे हैं कि कैसे करना होता है। जैसे साइन 2x प्लस 1 है, इसका मुझे अवकलन करना है, कैसे करते हैं। जितने भी फॉर्मूला हम अवकलन के जानते हैं, साइन x कॉस x tan x, कुछ भी जहां जहां x है अगर वो x ही है तो उसका अवकलन करते हैं, लेकिन जहां x है मान फॉर्मूला में होता है, जैसे फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x। तो जहां जहां हम x जानते हैं, अगर वहां x न होकर वहां कुछ जुड़ जाएगा, घट जाएगा, गुणा हो जाए, भाग हो जाए, तो आप पहले उसको x मानते हैं, इसको पहले x मानेंगे। x मान लिया, जब x मान लिया तो साइंस क्या होता है cos x, साइंस क्या होता है cos x। लेकिन जिसको x मानते हैं उसका फिर अवकलन करते हैं, मतलब 2x प्लस 1 का हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे, तब जाके इसका पूरा अवकलन माना जाता है। तो cos 2x प्लस 1 इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे तो x के साथ में 2 है, 2 जैसे कि तैसे हो जाएगा, x का होगा 1, अब प्लस 1 का हो जाएगा 0, इसका मतलब क्या मिलेगा 2, तो कह सकते हैं 2 cos 2x प्लस 1 मिल जाएगा। सही है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे शॉर्ट में दिखा दी कैसे कर रहे हैं, वही चीज उतारेंगे तो बताइए 2 आगे आएगा ना, जब ये चीजें यहां पे आएगी तो 2 से गुणा होगा, -3 कितना होगा -6, ठीक है, -6 क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1, अब प्लस 8 साइन क्या होगा 2x प्लस 1। सही है यहां तक, ये बात सही है ना, सही हो क्या, ये चीजें हमारे ऐसे ही होंगी है ना। इसको मिटा दें, तीर गड़बड़ हो गया, तीर से गलती लग रहा है, ठीक है। तो 2x प्लस 1 हो जाएगा हमारा ये, अब प्लस 8 साइन 2x प्लस 1 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आगे पीछे कर लीजिए, आपका हो गया, क्योंकि अब कोई d बचा नहीं है। जब तक d रहेगा, चाहे इनटू में चाहे बटे में, आप d हटाते जाएंगे, जब वो हट जाएगा तब जो बचेगा वही आपका अवकल मतलब कि PI कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 से काट दे रहे हैं, तो -1 बटे क्या बचा 50, 2 कॉमन लिए क्या बचा 3, यहां बचा 4, ये प्लस में माइनस में तो इसको पहले लिख रहे हैं, तो क्या बचा 4 साइन 2x प्लस 1 माइनस, ये हमारा बाहर जाएगा, इधर जाएगा 3 cos 2x प्लस 1, ये हमारा इसका PI हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन का हल क्या होगा, पूरे इक्वेशन का हल हमारा क्या होता है, इक्वेशन का हल हमारा क्या होता है ये बताइए। तो हल हमारा होता है y इक्वल टू CF प्लस क्या होते हैं PI। तो y इक्वल टू CF का मान क्या था, अभी हमने निकाला था, देख लेते हैं एक बार CF का मान क्या था। तो CF का मान एक बार देख लेते हैं क्या है, CF का मान क्या हमारा, कहां निकाले थे, ये थे, ठीक है। CF का मान हमारा ये है, CF लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देंगे, यहाँ थोड़ा लिख दे रहे हैं
उसका तब बड़ा कर देंगे। तो सी एफ का मान एक बार क्या था, ये देखिए सी एफ का मान, जब हमने सी एफ का मान इस पर निकाला था C1 e के पावर माइनस एक्स प्लस C2 e के पावर 4x, ये हमारा सी एफ था, वो हमारा पी आई, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, इसको ऐड करते हैं तो y बराबर क्या था, y बराबर देखते हैं क्या था हमारा, C1 e के पावर माइनस एक्स प्लस, अरे सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है x है, ये x है, C2 e के पावर माइनस 4x, ये हमारा CF निकला, अब प्लस PI का मान, तो ये माइनस में है, इसको हटा दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही। ठीक है, माइनस कितना होगा 1/50, 1/50 और उसका क्या होगा 4 साइन 2x प्लस 1 और फिर माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1, ये है हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ आई नहीं, समझ आई? तो चीजों में क्या है ये याद रखना है कि किस टाइप के सवालों को कैसे लगाना है। सीएफ निकालने का सबका एक ही तरीका है, जो अलग है वो कौन है, पीआई। तो पीआई में हमें समझना है कि अगर ई के पावर एक्स है तो जहां जहां डी है वहां वहां एक्स का गुणांक भरना है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, जैसा कि आपने इसमें देखा, ट्रिग्नोमेट्री वाले में क्या करना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले में एक ही समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना होता है, जहां जहां पे, जैसा कि हमने देखा इस सवाल में, जूम नहीं हो रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, चीजें ठीक है, सब चीजें होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जहां जहां पे डी स्क्वायर होगा वहां वहां एक्स के गुणांक का वर्ग भरना है माइनस में, एक्स के गुणांक का वर्ग भरना है माइनस में, फिर उसके बाद मान भर दिए, फिर उसका परमेयीकरण करेंगे, फिर परमेयीकरण करने का फिर डी स्क्वायर मिलेगा, फिर वही चीज भरेंगे, एक्स के गुणांक का वर्ग माइनस, फिर भर देंगे, फिर उसको हल करेंगे, तब इस डी वाले के अंदर गुणा करेंगे, और डी का मतलब होता है एक बार अवकलन करना, वही मैंने कर दिया, और लास्ट में क्या करेंगे, सी एफ और पी आई को ऐड कर देंगे, वही लास्ट में आपका आंसर बचेगा। ठीक है, वही आपके लास्ट में आंसर बचेगा। तो ये समझना है कि चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो, लगना दोनों में सेम है। जहां जहां पे डी स्क्वायर होगा, लिख दे रहे हैं हम नियम में, त्रिकोणमिति, ठीक है, लिख दें ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको दिक्कत होगी लिख दीजिएगा ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री में जहां जहां डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर होगा वहां पर यक्स के गुणांक का वर्ग विथ नेगेटिव में मान रखेंगे। ठीक है, ये चीजें कहीं साइड में बता लीजिएगा कि जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री होगा, चीजें इसको हम मिटा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री होगा वहां पे ट्रिगोनमेट्री, ठीक है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री होगा वहां पे डी स्क्वायर जहां भी होगा वहां पर एक्स के गुणांक का वर्ग, लेकिन माइनस में। कभी गलती से ये मत समझिएगा कि जहां पर है वहां पर माइनस का स्क्वायर रखना, नहीं, स्क्वायर करने के बाद तब माइनस लगाना है। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद तब माइनस में लगा देना है। तो इस तरह से आपको सीएफ और पीआई का हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग जिस तरह से लगातार हमारे क्लास में बने हुए हैं, एक हमारी उम्मीदों को बरकरार रखे हुए हैं, उसी तरह से आप लगातार मेरे क्लास में बने रहिए। आपको हर चीजें आसानी से, अब बिल्कुल आसान समझ में आएगा, लगेगा कि मैथ कुछ है ही नहीं, बस आप लगातार बने रहेंगे तो। ठीक है, चीजें एकदम सिंपल समझाना है कि आपको कोई परेशानी ना हो। जो भी दिक्कत देखिए हम साइड में आपको दिखा भी दे रहे हैं कि चीजें ऐसे हो रही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ, एक बात और समझाना आपको है, एक चीज आपको और समझाना है, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा समझाना आपको, ये चीज है मुझे कि जो सवाल में आप यहां पे पीआई निकालते समय सीएफ में कोई दिक्कत है नहीं, सीएफ हमारा कोई मतलब है नहीं, सीएफ से हमारा कोई मतलब है नहीं, सीएफ कैसे भी कोई भी सवाल ऐसे ही निकाला जाएगा। बस एक बात और समझिए, जैसे पीआई है, हमें पीआई निकाल रहे हैं, तो जैसे हम यहां पर डी स्क्वायर का मान एक्स के गुणांक का वर्ग रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब कहीं पर मतलब है, चाहे अवकलन किए परमेय का कोई मतलब नहीं है।
अगर मान लीजिए नहीं भी होता, अगर ये चीजें 1 हमारा अगर ये नहीं भी होता तब भी सवाल ऐसे ही लगता। अगर ये 1 नहीं भी होता तब ये 1 अगर नहीं होता तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर ये 1 नहीं भी होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी सवाल ऐसे ही लगेगा, सेम टू सेम। इसका मतलब x के गुणांक से मतलब है, उसके साथ में क्या जुड़ा है क्या घटा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सवाल अगर ऐसे रहता sin 2x लिखा होता तब भी ऐसे लगता, 2 + 1 लिखा है तब भी ऐसे लगा है, या cos लिखा रहेगा तब भी ऐसे ही सवाल लगाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप चीजें समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जैसे हमारा ये देखिए, इसमें समझ आ गया अच्छे तरीके से। जैसे ये लिखा गया है d² + a² y = cos ax। ठीक है, अब यहां पर कुछ लिखा है, इसका मतलब समझ जाएंगे इसका हल क्या है। y बराबर क्या है? CF + PI तो हमारा होंगे ही होंगे, y बराबर CF + PI हमारा होगा ही होगा। तो इसका मतलब हम पहले CF PI कर लेते हैं। CF का मान कैसे निकालते हैं मुझे पता ही है, निकाल लेते हैं। पहले कोष्टक बनाते हैं, तो पहले से ही बना है, और एक कोष्टक जो y कॉमन लेते हैं ये पहले से ले लिया है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम FD कहेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सीधे लिखेंगे क्या? सहायक समीकरण से। सहायक समीकरण से क्या लिखना होता है? जहां जहां डी होता है वहां क्या कैपिटल M भरते हैं, तो कैपिटल स्मॉल m m² + a² बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से m का मान निकालेंगे। अब m का मान कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो m का मान निकालने का तरीका है, इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे, तो m² बराबर क्या होगा? -a²। तो m बराबर क्या होगा? m बराबर कर्णी होगा -a²। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कर्णी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो -a² हो जाएगा। यहां से a तो बाहर निकलेगा, लेकिन माइनस कर्णी हमने बताया कोई चीज कर्णी माइनस इसका मान कितना होता है? i होता है। और कोई चीज कर्णी जब बाहर निकलता है ना तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये +- a तो निकला ही है, कर्णी माइनस बचा। और कर्णी माइनस को क्या लिख सकते हैं? i लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर क्या मिला? +-ai। तो यहां कुछ नहीं, तो यहां क्या 0 लिख सकते हैं, ऐसे 0 लिख सकते हैं। और जैसे हमारा m का मान निकल गया, तुरंत मेरे दिमाग में बनेगा कि चार शर्त हमारे क्या थे CF निकालने के। तो पहला वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और असमान। तो ये वास्तविक असमान नहीं है, ये किसमें आ रहा है? काल्पनिक में। तो काल्पनिक का नियम लिखा दे रहे हैं, यहीं पर समझा दे रहे हैं। काल्पनिक का नियम क्या था? काल्पनिक का नियम था कि अगर हमारा m का मान ऐसे आता है, अल्फा ±i बीटा रूप के आता है, इस रूप में आता है, तो इसका CF होगा e⁴ x। ठीक है, e⁴ कोष्टक में क्या होता है? a cos βx + b sin βx, ये हमारा होता है। सही है, तो यहां पर वही चीज देखें, यहां भी i है तो यहां भी तो i है। इसका मतलब a का मान कितना है? a का मान बीटा है, और अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा का मान 0 है, अल्फा का मान 0 है। तो यहां पे सीधे भर देंगे, तो भर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? तो CF बराबर अल्फा का मान क्या है? 0 है ना, वास्तविक 0 है। ये i बीटा का मान क्या है? a है। तो कह सकते हैं e⁴ x। ठीक है, कोष्टक में a cos बीटा, तो बीटा का मान कितना है? a, तो ax होगा, और प्लस b sin, ये भी क्या होगा? x हो जाएगा। सही है ना हमारा? बस मान को मैंने भर दिया, अल्फा की जगह 0 था, बीटा की जगह a था, तो बस इसी फार्मूला में जो भी हमने इसका नियम बताया उसी मान को भर दिए। ये किसी के बाद 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो इसका मतलब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही बचेगा। इसका मतलब CF बराबर क्या आया? a cos ax प्लस b sin ax, ये मिला। आप यहां पर हमने बताया आपको ना पहले, यहां पर आप C1 C2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका CF होगा, ये आपका CF होगा। ठीक है, PI कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। PI कैसे निकालना होता है, साइड में PI निकाल रहे हैं हम। PI निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है? तो PI निकालने का फॉर्मूला हमारा है क्या? x/FD। x बटे क्या? FD। तो x का मान कितना है? x का मान cos ax अब बटे FD का मान कितना है? FD का मान d² + a² है। सही है। फिर मैंने क्या बोला? हमने बोला कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या करेंगे? जहां पे d² रहेगा वहां क्या भरना है?
वहां भरना है यक्स के गुणांक का वर्ग, यक्स के गुणांक का वर्ग लेकिन माइनस में। तो यक्स के ए का गुणांक का वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर, लेकिन माइनस में भरेंगे तो माइनस ए स्क्वायर होगा ना, माइनस ए नहीं, गुणांक का वर्ग करने के बाद माइनस लगाना है, ठीक है, ये नहीं माइनस गुणांक का वर्ग नहीं। फिर सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, यक्स के गुणांक का वर्ग कर लिए तब माइनस लगाना है। तो माइनस ए स्क्वायर यहां भर देंगे, अब प्लस ए स्क्वायर यहां भरेंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा, जीरो, जो कि पी कभी जीरो नहीं आता है, लेकिन यहां तो आ रहा है। तो जब ऐसे सवालों में जब जीरो आएगा तो आप एक काम करिएगा, क्या करेंगे, सेम नियम जैसे ई के पावर वाले में था, किसमें था, ई के पावर वाले में जो हमने बताया, क्या बताया था कि अगर जीरो होता है तो आप पहले ऊपर यक्स से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, यक्स से गुणा कर देंगे, और नीचे वाले का कैपिटल डी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कैपिटल डी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यदि आपको अवकलन करने में कभी भी दिक्कत हो तो मैंने एक ही बार बताया आपको, अपने मन में से क्या मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। तो अगर ये एक्स स्क्वायर होता है, इसका अवकलन क्या होता है, 2x होता है, तो क्या मिलेगा, 1/2d होगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। बाकी जो cos x जिसका हम पी निकाल लेते हैं उसको कहां लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ऐसे cos ax लिख देंगे, ठीक है, सही है। पी आई बराबर, ये कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, तो x/2 बचेगा इंटू 1/d, क्या मिला, cos ax बता, सही है। और अभी हमने आपको बारे में साइड में बताया आपको ये चीज, या फिर लिख देंगे बार आपको समझाने के लिए कि d का मतलब होता है d/dx, मतलब अवकलन करना, क्या करना, अवकलन करना। तो 1/d इसका उल्टा होता है ना, तो अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। इसका मतलब कहीं पर भी 1/d लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि हमें समाकलन करना है, और d लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे, अवकलन करना है। तो यहां क्या लिखा है, 1/d ना, तो 1/d का मतलब समाकलन करना, किसका, इसका, जिसके साथ में लगा रहेगा, x का नहीं, x को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो पी आई बराबर x/2 इंटू समाकलन कर देंगे, किसका, cos ax का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, सही है। अब इसको हल करते हैं, आइए देखते हैं हल करना कैसे करते हैं। पी आई बराबर x/2 इंटू, अब किसी भी sin x, cos x, tan x कुछ भी हो, अगर x के साथ कोई चीज लगा है ना, कोई कांस्टेंट उसके साथ लगा है, तो आप उसका समाकलन या फिर अवकलन जैसे करते हैं पहले कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, cos, इसको हम x मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे इसको, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, चलिए sin x लिख दिए। लेकिन अवकलन में ये ध्यान रखिएगा कि x के साथ में जो अंक लगा होता है ना, जो कांस्टेंट होता है वो इंटू जाता है, वो इंटू जाता है, लेकिन समाकलन वही कहां आता है, बटे में आता है। तो x गुणांक कौन, a है, ये अवकलन करते हैं तो कहां होता है, इंटू में आता है, समाकलन करना तो कहां आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, सही है, बटे में आ जाएगा। पी आई बराबर ए यहां कर देंगे तो क्या मिला, x/2a, क्या मिला, sin ax, ये हमारा क्या निकला, पी आई निकल गया। और हमारा CF क्या था, CF हमने देखा ये निकला, पी आई हमारा ये निकला। इसका मतलब कह सकते हैं कि हल y बराबर क्या होता है, CF प्लस पी आई, सही है। तो y बराबर CF का मान, CF का मान a cos ax प्लस b sin ax, ये किसका मान निकला, CF का मान, प्लस पी आई का मान कितना निकला हमारा, x/2a sin ax, ये मान निकला। तो हम कह देंगे इस सवाल का आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से किसी भी सवाल का, हाई ऑर्डर के सवाल को आसानी से हम लगा सकते हैं। बस CF निकालें, पी आई में ध्यान रखना है, जब e के पावर ax वाला होगा, e के पावर ax वाला होगा, या ट्रिग्नोमेट्री